और यदि मार्कशीट नहीं है उसके पास तो सर्टिफिकेट है तो उसका कोई मायने नहीं है। जी और मार्कशीट यदि उन्होंने दे दी है, मार्क्स दे भी दिए हैं स्कूल वालों ने, तो उसका कोई मायने नहीं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला है या दिल्ली के कॉलेजेस में दाखिला लेना, कट ऑफ परसेंटेज होता है, वही कट ऑफ परसेंटेज ये है। अब कहाँ से कट ऑफ परसेंटेज हो, कैसे दाखिला होगा? जी जी, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। आपके पास या पीसीएम में ले तो, या फिजिक्स में ले, केमिस्ट्री में ले, मैथमेटिक्स में ले, इन सब में दाखिले के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बच्चों को तो वास्तव में बड़ी कठिनाई होगी, जी उनके बिल्कुल भविष्य में बहुत दिक्कतें आएंगी। अब कैसे टैकल होंगी, भगवान ही जाने। जी, बिल्कुल। सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है विदेशों में दाखिले को लेकर, तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतवर्ष में जो एडमिशन होते हैं, चाहे हम अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या अलग-अलग स्टेट की यूनिवर्सिटी की बात करें या मेडिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की बात करें, यहाँ पर लोगों को अब किस रणनीति के साथ आगे आना चाहिए कि जो बच्चों को अब प्रमोट किया जा रहा है या जिस आधार पर बच्चों को रिजल्ट मिल रहा है, उस आधार पर एंट्रेंस टेस्ट में अब किस तरह के बदलाव होने चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये हम तो शुरू से ये चाहते थे कि बच्चों की परीक्षा अवश्य हो, और इसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा। इसके लिए हमने माननीय राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर भी मैंने बातचीत की, और इसके लिए पोखरियाल साहब को भी मैंने पत्र लिखा, और यहाँ योगी जी को भी पत्र लिखा। लेकिन प्रश्न ये है कि हम उसमें विफल हुए। हमारी जो दिली कामना थी वो यही थी कि इम्तिहान हो और बच्चों को अपना योग्यता दिखाने का मौका मिले, क्योंकि 2 साल तक उन्होंने मेहनत की है, लेकिन अब कोरोना की वजह से उनके जीवन का सवाल है, तो मजबूरी तो है, दोनों तरफ है। एक तरफ बच्चों के जिंदगी का सवाल है और एक तरफ बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिंदगी बचेगी तो भविष्य भी बनेगा। तो ये तो जो निर्णय लिया है वो इस बात से लिया गया है कि जिंदगी कैसे बचे। जिंदगी तो बचा ली गई, अब सवाल यह है कि अब कठिनाइयां तो हैं। हम तो चाहते थे कि बहुत ही प्रोटेक्टेड तरीके से इम्तहान हो, डिस्टेंसिंग के साथ हो, क्योंकि आजकल सारे स्कूल बंद हैं। मॉन्टेसरी, नर्सरी, किंडरगार्टन, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर सब बंद है। तो इम्तहान बड़ी आराम से एक एक क्लासरूम में 4-4 बच्चे बिठाते, कैसे बच्चे आए, 10-10 बच्चे बिठा ले, तब भी इम्तहान पूरे स्कूल में हो जाता और काफी डिस्टेंस रहता। तो अब डिस्टेंस पे बच्चों को बिठाना चाहिए और इम्तहान को ले लेना चाहिए था। यही हमने सुझाव दिया था कि बच्चों को बहुत डिस्टेंस पे बिठाइए, सैनिटाइज कीजिए, हर बच्चे को आप मास्क लगाने का ऑर्डर दीजिए। तो जितना भी प्रिकॉशन हो सकता है वो ले लीजिए और इम्तहान जरूर लीजिए, लेकिन प्रिकॉशन की बात किसी ने नहीं मानी हमारी। गवर्नमेंट का तो जो भी आर्डर है सबको मानना ही है। वी हैव टू ओबे द गवर्नमेंट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आर्डर बच्चों के हित में है। इतना भी डर बहुत ज्यादा है, यदि बच्चे क्लास में 4-5 बैठेंगे, 10 बैठेंगे, 2-2 गज, 3-3 गज की दूरी पे बैठेंगे, फिर भी कोरोना लग जाएगा। आई डोंट थिंक ऐसा कोरोना लगेगा। जी जी अभी नीट की परीक्षा है, आईआईटी की परीक्षा है, इन सब परीक्षाओं में भी आपके मार्क्स देखे जाते हैं। इंटरव्यू में कहीं भी जाइए आप, इंटरमीडिएट के मार्क्स पूछते हैं। आजकल तो इवन शादियों में
लड़के और लड़कियों के मार्क्स मांगे जाने लगे कि ये लड़की और ये लड़का, इसके नंबर कितने हैं, जिससे कि जीवन में भविष्य में वो कोई लड़की या लड़का नौकरी पा सकेंगे कि नहीं, आजीविका कमा सकेंगे कि नहीं, कुछ उनमें नॉलेज है कि नहीं। तो मार्कशीट तो इतनी जरूरी चीज हो गई। अब ये तो डर का तो कोई इलाज नहीं है। डर डर के मारे कि कोई बच्चे को कोरोना हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा कोरोना? कोरोना तब होगा जब नजदीक आएंगे। तो नजदीक तो बच्चे आते नहीं किसी भी स्कूल में। बड़ा ऑर्डर होता है, डिसिप्लिन होता है स्कूल में। इसे डर के मारे गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि कहीं किसी बच्चे को कोरोना न हो जाए। इतना भी डरना नहीं चाहिए। अब सवाल है कि बच्चे परेशान, लाखों लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो गया। उनका फ्यूचर एकदम एक अनसर्टेन फ्यूचर उनका हो गया। और किसी भी युवक के जीवन में उसका जो फ्यूचर है बहुत बड़ी चीज होती है। और देश के लिए भी हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो योग्य हो। और योग्यता का पता तो जब इम्तिहान देता है बच्चा तभी लगता है। अब डर के मारे कि कोरोना हो जाएगा। अभी पीछे भी बीच में करीब 3 महीने स्कूल खुले थे, एक को भी कोरोना नहीं हुआ, एक बच्चे को भी नहीं हुआ पूरे यूपी में, नॉट इवन वन चाइल्ड। तब तो स्कूल खुले थे, पढ़ाई हुई, क्लास में पूरे बच्चे आए। इम्तिहान तो दूर दूर बैठ के होगा। जी बिल्कुल ठीक कहना है डॉक्टर जगदीश सर। यहाँ पर अब अगला सवाल ये होता है कि अब जो फैसला सरकार का आ चुका है उस फैसले को तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा, जैसा आपने बोला है। स्कूल्स के सामने अब ये चुनौती है कि जिन भी बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा या जिस तरह से उन्हें प्रमोट किया जाएगा वो किस आधार पर होगा और क्या इसमें हर बच्चे के साथ न्याय हो पाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आई डोंट थिंक कि न्याय हो पाएगा। ये न्याय तो नहीं हो पाएगा। न्याय की बात सोचना तो गलत है। और क्या कौन सा स्कूल किस आधार पर करेगा, कौन सा बोर्ड किस आधार पर करेगा? सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बाकी स्टेट बोर्ड हैं, किस आधार पर ये 12th के बच्चों को पास करेंगे? हर एक का अलग अलग होगा, हर एक का अलग होगा। महाराष्ट्र बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, सबके अलग अलग होंगे। और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ये अपने घर पे बैठेंगे, इनको कुछ नहीं करना है। तो स्कूल वाले मार्क्स अपने होम एग्जामिनेशन के भेज देंगे, उन्हीं को टाइप करके ये आपको दे देंगे। जी इम्तिहान नहीं होगा। इसके लिए बच्चों ने 2 वर्ष तक तैयारी की और इम्तिहान के पहले रात दिन तैयारी में जुटते हैं बच्चे, बहुत तैयारी करते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपसे अनुरोध करेंगे आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और अपने तमाम गेस्ट से भी हम अनुरोध करेंगे हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा पर, अग्नि परीक्षा की जिस तरह से फैसला आया है सीबीएसई आईसीएसई के साथ ही साथ आज
यूपी के माध्यमिक बोर्ड की भी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को। लेकिन परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही साथ आगे आने वाले भविष्य में बच्चों के भविष्य को अब किस तरह से तय किया जाएगा, किस आधार पर उन्हें मार्क्स या रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे परीक्षा पर, अग्नि परीक्षा की। जिस तरह से सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब छात्रों के भविष्य के आगे भी सवाल लग गया है। सवाल ये है कि आखिर किस आधार पर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड या मार्क्स दिया जाएगा, और इस रिपोर्ट कार्ड के बाद आगे आने वाले भविष्य में जिसके लिए बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, कोई मेडिकल में जाना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इन तमाम एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी अब बच्चे किस आधार पर करेंगे, और इन इंटरेस्ट का क्राइटेरिया अब क्या होने वाला है, किस तरह से बच्चों को प्रवेश मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी, सीएमएस संस्थापक व शिक्षाविद, हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर पीएस परिहार, शिक्षक सीबीएसई बोर्ड, हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्कान भाटिया, छात्रा आईसीएसई बोर्ड, जया दुबे, छात्रा सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा प्रोफेसर ब्रजभूषण परिहार, शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीमा त्यागी, अध्यक्ष अभिभावक संघ भी हमारे साथ जुड़ गई। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पीएस परिहार जी, आपके पास आऊँगी। और जिस तरह से हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो फैसला तमाम केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा अब लिया गया है, इस फैसले से आज के सिचुएशन में छात्रों का कितना हित और कितना अहित है, आप क्या मानते हैं? क्या ये फैसला आज के सिचुएशन के हिसाब से लेना ज़रूरी था? ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले भविष्य के लिए किस तरह का फैसला होगा ये? हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए हमारे सराउंडिंग में, हमारे परिक्षेत्र में जो अनेक विषम परिस्थितियों से लोगों ने देखा अपनी आंखों से, हमारे समाचार इंटरमीडिएट और हमारे नेट की मीडिया से, समाचार पत्रों की मीडिया से जो खबरें आती रही, एक भय का माहौल व्याप्त हो गया। उस माहौल को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए, उनके लाइफ को देखते हुए, क्योंकि भय भरे माहौल में ये तो कहना पड़ेगा कि ठीक है, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ठीक ही है, क्योंकि गार्जियन में भी, अभिभावकों में भी, स्टूडेंट्स में भी और हमारे परिक्षेत्र जितने भी हैं, सब में एक भय का माहौल था। उसको देखते हुए निर्णय जो लिया गया है, जिसको हम काफी हद तक सही मानते हैं, किंतु मेरे विचार से ये केंद्र सरकार जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। उस निर्णय के आधार पर यदि देखते हैं, जिन्होंने एग्जाम कैंसिल कर दिया, 10th लेवल तक एग्जाम कैंसिल करना, उसके लिए तो ठीक था, क्योंकि 10th के बच्चे बहुत छोटे होते हैं और 10th पास आउट करने के बाद उन्हें 11th में आना होता है, तो उनके मार्क्स का ज्यादा कुछ एनालिटिकल व्यूज नहीं होते हैं। बट जो 12th का स्टूडेंट होता है, उसको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक नीट, जेईई मेंस, एडवांस एंड एंट्रेंस इन डिफरेंट टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब इनमें जो स्टूडेंट बहुत अच्छे, जिन्होंने डे नाइट वर्क किया है, तो मोस्टली स्टूडेंट के अंदर अपने को सेल्फ एनालिसिस करने का जो अवसर मिलता है, वो एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन के माध्यम से, एग्जामिनेशन वो आईना है जो बच्चे को
अपने द्वारा किए गए रिजल्ट का खुद एनालिसिस करता है, खुद अपने टैलेंट के बारे में, खुद अपनी योग्यता के बारे में पता चलता है। इस निर्णय से इन ना जाने कितने स्टूडेंट पे कितना ज्यादा आघात पहुंचा है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उनके मेंटल लेवल इस समय कितना डिस्टर्ब है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यदि गवर्नमेंट चाहती तो आराम से एग्जाम कराया जा सकता। जैसा अभी हमारे सर बोल रहे थे, मोस्टली छोटे क्लासेस से लेकर के अप टू नर्सरी से इंटर तक ऑल द स्कूल्स आर कंप्लीटली क्लोज। तो हम इनको कुछ एक शॉर्ट एग्जाम ले सकते थे। 2-3 आवर्स का पेपर होता है, 1 आवर पेपर में कन्वर्ट कर सकते, 1 हाफ आवर पेपर में कन्वर्ट कर सकते थे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आराम से एग्जाम कराया जा सकता। उससे देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आप 11th के मार्क्स, 10th के मार्क्स और ये जो 12th में फर्स्ट यूनिट टेस्ट, हाफ अर्ली एग्जामिनेशन एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, इनको एनालिसिस करते। आप सोचिए जरा, सबसे बड़ी चैलेंज है कि बहुत सारे स्टूडेंट इन प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट 12th, 11th से ही नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस के लिए और जे एंट्रेंस के लिए इनकी तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे डिफरेंट प्लेसेस कोचिंग के टॉप मोस्ट है, आप कानपुर के साथ साथ कोटा में पहुंच जाते हैं, अदर पहुंच जाते हैं, वो होम एग्जामिनेशन को इग्नोर कर देते कि फाइनल में आने पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते। उन बच्चों के साथ क्या हो, उन्होंने हाफ अर्ली एग्जामिनेशन नहीं दिया, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया, या बहुत सारे बच्चे देते हैं, जानते हैं उन मार्क्स का कोई इवैल्यूएशन नहीं होता है, अल्टीमेटली फॉर्मेलिटी के तौर पे दे देते, डेडिकेशन तरीके से नहीं देते। अब उनका एनालिसिस क्या होगा? यदि स्कूल चाहे, उसके स्कूल को मालूम है, टीचर को मालूम है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास एविडेंस है, सीबी कहती है एविडेंस आपको पेश करना पड़ेगा। मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूं। जी बिल्कुल। और हमारे डॉक्टर परिहार, यहाँ पर आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी बने हुए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रजभूषण परिहार जी बने हुए हैं। सर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ये फैसला आया है, जगदीश सर का ये साफ तौर पर कहना था कि एग्जामिनेशन हो सकते थे, और साथ ही साथ डॉक्टर PS परिहार जी का भी ये कहना है कि एग्जामिनेशन कराए जा सकते थे। जबकि कल हमने कई बच्चों से बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि आज के सिचुएशन के हिसाब से ये फैसला सही है। आपका क्या मानना है, क्या ये फैसला सही है, और आगे आने वाले भविष्य में अब बच्चे किस तरह से आगे बढ़ेंगे? यह एक अप्रत्याशित घटना है, और इस अप्रत्याशित घटना में पूरे हिंदुस्तान में ऊहापोह की स्थिति है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो परीक्षाओं का शेड्यूल रहा, परीक्षाओं का जो उद्देश्य रहा, उनके तहत नीट का एग्जामिनेशन या IIT या अन्य किसी तरह का प्रिपरेशन, जैसे JNU में जाना है, DU में जाना है, तो मार्क्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। और उस मार्क्स में भी सबसे ज्यादा वो बच्चे जो लगभग किताबों में डूबे रहते थे, जिनको आज का समाज ब्रिलियंट बच्चा कहता है, बहुत मेहनत करते थे किताबों में जूझ करके। तो जब इस अप्रत्याशित घटना में ऊहापोह की स्थिति तो बनेगी ही, किंकर तब विमूढ़ता की स्थिति भी बनेगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि शायद सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में निर्णय ली, और जल्दबाजी में निर्णय लेने के पीछे इसके बाद जो पैरामीटर्स से निर्धारित किए जाएंगे उन पर नजर रखनी पड़ेगी कि किसी के मूल्यांकन में CBSE वो पैरामीटर्स क्या बच्चे को पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड कर पाएंगे या पूर्ण रूप से निर्णय हो पाएगा, इस पर नजर बनाए रखना है। जहां मेरा मानना है कि उन बच्चों के साथ न्याय नहीं हो सकता। रियली वो बच्चे, वैसे एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं अदा करता था, लेकिन अगर हम शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य में जाएं कि जहां पर वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, where knowledge has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, ऐसा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का मानना था। और यहाँ पर माइंड तो फ्री नहीं है, माइंड में तो बहुत सारा बोझ है, लेकिन उस बोझ को भी, क्योंकि ये एक परिपाटी थी, एक परंपरा थी, ये एक ब्रिलियंट सारे बच्चों में से ब्रिलियंट बच्चों को छांटने की एक प्रोसेस थी,
तो उसमें अगर ये रोक लगी है तो मेरे ख्याल से बड़ी जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। वैसे इस पर थोड़ा सा सोच समझ करके और गहन मंत्रणा की जाती कि क्या किसी भी तरीके से परीक्षा संभव है, और अगर वो परंपरागत परीक्षा संभव नहीं है तो परीक्षा उस उद्देश्य के साथ कि जो दूसरे तमाम चीजें हो सकती हैं, जैसे मौखिक हो सकती है या टीचर्स के द्वारा बच्चों को जो टीचर से पहचानते हैं जी बिल्कुल। प्रोफेसर भूषण जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। इसी बीच डॉक्टर जगदीश गांधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और यहाँ पर हमसे बातचीत की। इसी बीच हमारे साथ सीमा जी और छात्रा बनी हुई हैं, आपसे अनुरोध करेंगे बने रहिएगा। लगातार आज हम बातचीत कर रहे हैं परीक्षा पर, अग्नि परीक्षा की जिस तरह का फैसला आया है, इस फैसले के बाद आगे आने वाले भविष्य को लेकर, और इसी बीच में भी बनाए थे और 1.5 घंटे की परीक्षा हो इस प्रकार का हमने निर्धारण भी किया था। और विभिन्न जिलों का जो हम लोग परीक्षण कर रहे थे उसकी रिपोर्ट हमारे आनी बाकी थी। हमने जो अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के बारे में निर्णय करने की आधार रखा, उसकी सारी जो विषय वस्तु आज प्रस्तुत की गई। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनोभावना थी कि सबकी सुरक्षा प्रथम है, विद्यार्थी की, अध्यापक की और अभिभावक की, उसके आधार पर आज हमने चिंतन मनन किया। और हाई स्कूल में जो हमने तय किया था कि हाई स्कूल में जो हमारा विद्यार्थी को हम अंकन की प्रक्रिया अपनाएंगे वो ये होगी कि 9th में उसने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो हाई स्कूल बोर्ड में जो प्री बोर्ड में उसको जो अंक मिले हैं वो, उन दोनों को जोड़कर जो उसका औसत होगा उसके आधार पर हम हाई स्कूल में उसको पास करने का फॉर्मूला हमने तय किया। अगर मान लें प्री बोर्ड नहीं हुआ है और प्री बोर्ड नहीं हुआ है या उसके पास 9th के अंक नहीं हैं, दोनों में से दोनों अंक नहीं हैं, तो सिंपल प्रमोशन की प्रक्रिया हम हाई स्कूल में अपनाएंगे। इसी तरीके से हमने इंटरमीडिएट में 12वीं कक्षा में ये रखा है कि जो विद्यार्थी ने हाई स्कूल में जो अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो उसने फर्स्ट ईयर में अंक प्राप्त किए हैं वो, हम पहले उन दोनों को जोड़ेंगे। उनका जो औसत होगा वही उनके अंक पत्र में उसका अंकन होगा अंक के रूप में। अगर कहीं पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा मानी पिछली बार प्रमोशन हुआ होगा, उसने नहीं दी होगी, तो उस परीक्षा के स्थान पर, फर्स्ट ईयर के अंक के स्थान पर जो प्री बोर्ड इंटरमीडिएट में हुआ है उसको हम जोड़कर फिर उसका अंकन करेंगे, उसके हाई स्कूल के अंकों को जोड़कर, यानी हाई स्कूल का अंक और प्री बोर्ड का अंक फिर जुड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर के अंक नहीं हैं उसके आधार पर हमारा रिजल्ट निकलेगा। अगर कहीं दोनों ही इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं तो हम सामान्य प्रमोशन की बात उसकी करेंगे। और जब विद्यार्थी बैठना चाहे परीक्षा के बाद में, जब विद्यार्थी अपने अंक में अगर इम्प्रूवमेंट चाहता है तो उस विद्यार्थी के पास में ऑप्शन होगा कि वो चाहे 2 पेपर में दे, चाहे 3 में दे, 1 में दे, या सभी पेपर्स पे वो परीक्षा दे के अपना इम्प्रूवमेंट करा सके। ये विशेष छूट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में उस विद्यार्थी को उपलब्ध होगी। तो ये आपने सुना डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के विषय में जानकारी दे रहे थे, और उन्होंने तमाम जानकारी के साथ ही बोला है कि पूरा कोशिश की जाएगी कि 10th और 12th के बच्चों का जो रिजल्ट तैयार होना है उसमें बच्चों के साथ न्याय किया जा सके। इसी के साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर PS परिहार जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ आगे भी बढ़ेंगे, डॉक्टर जगदीश गांधी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हम चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे परीक्षा पर, अग्नि परीक्षा की। जिस तरह से लगातार सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला आया है, ऐसे में तमाम लोग का कहना है कि इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए फैसला ज़रूर लिया है, लेकिन इसके बाद बच्चों का रिजल्ट तैयार करना तमाम स्कूलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और ऐसे में बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार लोग बने हुए हैं। मुस्कान भाटिया छात्रा आईसीएसई बोर्ड, जया दुबे छात्रा सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा प्रोफेसर बृजभूषण परिहार शिक्षाविद और सीमा त्यागी अध्यक्ष अभिभावक संघ हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले बहुत लंबे समय से यहाँ पर बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। मुस्कान, आपके पास आऊँगी और आपको काफ़ी लंबा समय वेट करना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो फैसला आया है, इसके बाद आप क्या सोचती हैं? क्या ये फैसला सही है और इसके बाद फ्यूचर की प्लानिंग किस तरह से होगी? वेल, डेफिनेटली ये सही है, बिकॉज हमारे फ्यूचर से ज़्यादा हमारी लाइफ ही इम्पोर्टेंट है। और पहले जब 10th के बोर्ड्स कैंसिल हुए थे तो लगा था कि हमारे ना हो, क्योंकि मेरिट बेसिस पे जो कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब बाद में पूरे नेम में जो सिचुएशन थी, उसके बाद इतने भयानक टाइम से सब लोग गुजरे थे, तो उसके बाद से फिर मन हट गया था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और इतने टाइम से ये डिसीजन ना हाँ था, पढ़ने का मन भी करता था, नहीं भी करता था। लेकिन ये डिसीजन तो सही है, बट रिजल्ट्स को कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और इसी बीच हमारे साथ आलोक मिश्र, चेयरमैन डीपीएस कानपुर भी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आगे बढ़ेंगे जी। सबसे पहले सीमा जी, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहूँगी, कल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हुई थी, आज उत्तर प्रदेश का ये फैसला आ गया है। आप कल इस बात को कह ही रही थी कि क्यों उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी देर हो रही है, लेकिन आज फैसला आ गया है। अब यूपी बोर्ड की भी परीक्षाओं को टाल दिया गया है। बड़ा सवाल अब ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जिस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, क्या वो बच्चों के साथ न्यायोचित होगा? न्यायोचित होगा। मैं बड़ी देर से सुन रही थी, सभी वरिष्ठ साथीगण शिक्षाविद बैठे हैं, मुझे माफ करें अगर मेरी बात किसी को खराब लगे तो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सबको सुनने के बाद मैं खुद ये सोच रही थी कि हम क्या करने लगे हैं। शिक्षा बच्चों के लिए है या बच्चे शिक्षा के लिए? जान है तो जहान है, शिक्षा बच्चों के लिए ही तो है। अगर बच्चों के जीवन पे खतरा है तो क्या हमारे लिए एग्जाम जरूरी है? अभी मैं अपने वरिष्ठ साथी को किसी को सुन रही थी, उन्होंने कहा योग्यता नंबरों से डिसाइड होती है। सॉरी टू से, अगर योग्यता का पैमाना मार्क्स होते तो आदरणीय हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना हो। तो ये अब चीजें नहीं है कि योग्यता आप मार्क्स से ही जज करेंगे क्या? आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हिंदुस्तान में, उस एजुकेशन पॉलिसी को अगर उठा के देखेंगे तो उसमें सब जगह लिखा हुआ है होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। मैं एक जल्दी से एक लाइन पढ़ देती हूँ, बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बी रिकंस्ट्रक्टेड टू एनकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल एंड इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम। तो आप मार्क्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? और आप कह रहे हैं भय का माहौल व्याप्त है। सॉरी, भय का माहौल व्याप्त नहीं है। जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो मुस्कान ने अभी कही और जो कल भी सारे बच्चे कह रहे थे कि अभी एक रिपोर्ट जो आई है उसमें यूपी के सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है। तो ये भय का माहौल नहीं है, ये कोरोना महामारी है, ये असामान्य स्थिति है जो पूरे विश्व पर पड़ी है एकदम से। तो इस असामान्य स्थिति में आप सामान्य स्थिति की बात कर कर उसी एग्जाम क्राइटेरिया को कैसे बच्चों के ऊपर लाद सकते थे? आपने अभी कहा कि 4-4 बच्चों को कमरे में बैठा के पेपर दे लेते, बिल्कुल सही बात है। स्कूल में तो आप एक-एक बच्चे को भी बैठा के दे सकते थे पेपर, लेकिन इतने टीचर्स आप कहाँ से लाते? और बच्चा क्या घर से एरोप्लेन से उड़ के आपके स्कूल में उतरेगा? नहीं ना।
बच्चा रास्ते में बस में भी आएगा, टेम्पो में भी आएगा, तो उस बस में कितनी भीड़ होती है। और स्पेशली अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, उसमें जितने व्यक्ति बस के अंदर होते हैं उतने बस के ऊपर होते हैं। और जो फैमिलीज अब शहरों से अपने गांव माइग्रेट कर गई इस कोरोना महामारी की जगह, अगर मैं कहूँ गाजियाबाद में बच्चा पढ़ रहा था कहीं गोरखपुर का, और वो बच्चे वो फैमिली अब गोरखपुर स्विच ओवर कर गई, तो वो पेपर देने के लिए गाजियाबाद आएगी पूरी फैमिली, तब वो पेपर देगी। कैसी प्रैक्टिकल बात आप सब लोग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है, बल्कि मेरे हिसाब से लेट किया है, इसको जल्दी नहीं की। अगर आप खुद सोचे, पिछली फरवरी से 12th का बच्चा 12th पढ़ रहा है, और जून में भी अगर पेपर कैंसिल करने का डिसीजन लिया गया और आप कह रहे हैं जल्दीबाजी में लिया गया, तो आप इसको अगस्त में लेना चाहते थे डिसीजन को, पेपर आप फिर सितंबर में करवाना चाह रहे थे। और उन पेपर को कराने में जो आपका सारा टीचर स्टाफ सड़क पे उतरेगा, स्कूल में उतरेगा, उनकी जिम्मेदारी। वैसे ही हम यूपी में इतने हमारे साथ आलोक मिश्र जी भी हैं, चेयरमैन डीपीएस बने हुए हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी आलोक जी, फैसला जो सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का आया है, उसको लेकर अलग अलग विचार है यहाँ पर लोगों के मन में। जिस तरह से जिन बातों को सीमा जी यहाँ पर उठा रही हैं, उनको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आज प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो यथार्थ है, और जैसे कि कहा जाता है कि अगर इलेक्शन न होते तो कोरोना इतना ना बढ़ता, तो कल को यही आक्षेप सरकार पर फिर लगता, इम्तिहान हुए और कहीं कोरोना बढ़ जाता बच्चों में, जैसी की अपेक्षा की जा रही, जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो बहुत दिक्कत तलब बात हो जाती। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। यद्यपि इसके अब जैसे कि कहा जाता है, वाकई में बच्चे होंगे तभी तो इम्तिहान होगा, और बच्चों के लिए ही तो ये सब पूरी प्रक्रिया है। अगर बच्चे की जिंदगी ही दांव पर लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज का करना। इम्तिहान जरूरी भी थे, क्योंकि अब कैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस और डीयू में कैसे एडमिशंस की क्या प्रक्रिया होगी, ये भी एक पेच है। और जगह साउथ में और जी आलोक, सवाल यही है कि ये बोर्ड में तो किसी तरह मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन इसके आगे आने वाला जो भविष्य है उसे कैसे तय किया जाएगा? नहीं, इसमें भी आपको मैं बताऊं, इसमें भी स्टूडेंट्स में दो फाड़ था। स्टूडेंट्स जो बहुत पढ़ने वाले और मेधावी छात्र थे वो चाहते थे इम्तिहान हो जाए, जो मीडियोकर और कम उसमें पढ़ाई में तेज बच्चे थे वो चाहते थे एग्जाम कैंसिल हो जाए। आप अगर किसी भी मेधावी छात्र से पूछेंगे तो ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन ज्यादातर बच्चे ये चाहते थे इम्तिहान हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका भविष्य इसी से कहीं ना कहीं आगे लिंक है। अब इम्तिहान न होने से अब मार्क्स तो बोर्ड डिसाइड करेंगे कि इस पैटर्न पे दिया जाएगा। जैसे 10th में उन्होंने एक पैटर्न डिसाइड किया, उस पैटर्न पे 10th के मार्क्स दिए जा रहे हैं। चलिए 10th के बाद तो 11th और 12th था, लेकिन 12th के बाद तो एक नई जिंदगी शुरू होती है बच्चों की। अब ये बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं भारतवर्ष में और प्रदेश में, वो एक निर्णय लेंगे कि किस तरह से मार्क्स दिए जाएं बच्चों को, जो किसी के साथ जिस उन मार्क्स से ज्यादती ना हो, ज्यादा भी ना मिल जाए और कम भी ना मिले। ऐसा ना हो कि स्कूल अपने अपने बच्चों को मार्क्स लुटाने की प्रक्रिया में आ जाए, तो ये एक और बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा और यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे ये मार्क्स 12th के दिए जाएं। लेकिन इसके बाद एक दूसरी जिंदगी शुरू होती है बच्चों की, जो होती है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। कुछ बच्चे 12th के बाद विदेश जाना चाहते हैं। अब देखिए क्या प्रक्रिया होती है, अभी थोड़ा जल्दी है कहना। जब बोर्ड की तरफ से ये निर्णय आ जाएगा कि किस तरह से 12th के मार्क्स आगे दिए जाएं, तो हमें लगता है कि पिक्चर ज्यादा साफ होगी, ज्यादा क्लियर। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच जया दुबे भी हमारे साथ बनी हुई हैं। जया, आपके माध्यम से भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद किस तरह का फ्यूचर होगा, और क्या आप इस फैसले को सही मानती हैं? ये फैसला सही था, क्योंकि स्कूल जाते और गलती से किसी को कुछ इन्फेक्शन हो जाता तो वो बिल्कुल सही नहीं होता। पर ज़रूरी ये है कि अब जो कॉलेजेस में एग्ज़ाम हो एंट्रेंस के लिए, वो बोर्ड के देखते हुए ना हो, हर कॉलेज अपना खुद का एग्ज़ाम करे। क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे जो एग्ज़ाम देके अच्छा कर सकता था और उसको नहीं मिले उतने अच्छे मार्क्स, हमारे पास है मौका, दे सकते हैं फिर से।
अगर हम चाहें। लेकिन अब हम लोग अपने कॉलेज के एंट्रेंस के लिए तैयार करेंगे, अब बोर्ड का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम निश्चित हो गए हैं कि अब सिर्फ कॉलेज का ही मोटिव मानना है। तो अब यही अच्छा होगा कि अगर कॉलेजेस अपने एग्जाम्स खुद करें और बोर्ड के एग्जाम पर मार्क्स को ना इतना ध्यान दें। जी बिल्कुल, इसके साथ कुशरत भाटिया भी हमारे साथ बनी हुई है। कुशरत, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया है इसके बाद कितना प्रभाव पड़ेगा, और अब आगे आने वाले समय में क्या आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगी या आप दोबारा एग्जाम देना पसंद करेंगी? मैं DU में एडमिशन लेना चाहती थी, और उसके तो कट ऑफ इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे नहीं लगता जितने बोर्ड मुझे मार्क्स का मुझे उसमें एडमिशन मिल पाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मुझे कम नंबर मिलेंगे तो मैं चाहूँगी कि मैं फिर से पेपर दूँ और मुझे उतने नंबर मिले जितनी मैंने पढ़ाई की है। हमने तो पूरा लॉकडाउन मतलब बिताया पढ़ाई करते करते। हमें तो अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि हम घर पे थे तो हम ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहे थे, बट हम उसका आउटपुट तो कहीं दिखा ही नहीं पाए। तो अब वो गम भी लग रहा है कि इतना पढ़ाई की और कहीं दिखा भी नहीं पाए। और हम लोग तो कोचिंग्स भी जा रहे थे जान पे खेल के, बट स्टिल कुछ हो ही नहीं पाया उसमें। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका कि इतने लंबे समय बच्चों ने मेहनत करी है। यकीनन सिचुएशन के हिसाब से ये फैसला ज़रूर सही माना जा सकता है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी ऐसी अनसर्टिनिटीज़ हैं जिनको लेकर अब डिसीजन लेना होगा। सीमा जी, यहाँ पर एक बात और निकल कर सामने आती है कि जब आगे के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात होती है तो वो तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पर होते हैं। अभी जिस तरह से बच्चों की बात हो रही है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, फिर UP बोर्ड अलग है, राजस्थान बोर्ड अलग है, MP बोर्ड अलग है, तो हर बोर्ड का जो क्राइटेरिया होगा मार्क्स देने का वो अलग होगा, और जो एंट्रेंस होगा उसमें सब बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, वो होगा नेशनल प्लेटफॉर्म। किस तरह से मैच किए जाएंगे इन स्टेट बोर्ड्स के मार्क्स को कि बच्चा जो है वो अपने आप को ठगा ना महसूस करे? कहीं ऐसा ना हो कि इस एक स्टेट बोर्ड ने या एक बोर्ड ने तो बहुत अच्छे से मार्क्स दे दिया और दूसरा बच्चा जो है वो सिर्फ इसलिए पीछे रह गया क्योंकि उसे मौका नहीं मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने का। जी सीमा जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। देखिए, जो एक्चुअल स्थिति है वो इन सारी चिंताओं से परे, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम देंगी तो मैं क्लियर करती हूँ इस चीज को। जी बिल्कुल। कि हर एक बोर्ड अपना एग्जाम अलग लेता है, हर एक बोर्ड का सिलेबस अलग है, हर एक बोर्ड की चेकिंग प्रक्रिया अलग है, हर एक बोर्ड का पेपर पैटर्न अलग है। अगर यूपी बोर्ड का बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसकी कॉपी CBSE का टीचर चेक नहीं करता है। यूपी बोर्ड के एग्जाम की कॉपी यूपी बोर्ड के टीचर्स ही चेक करते हैं और रिजल्ट वो यूपी बोर्ड ही डिक्लेयर करता है। तो सारे ही बोर्डों का रिजल्ट एक क्राइटेरिया पे, एक मैचिंग पे तो कभी नहीं होता। CBSE बोर्ड का रिजल्ट CBSE बोर्ड डिक्लेयर करता है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट यूपी बोर्ड डिक्लेयर करता है, महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट महाराष्ट्र बोर्ड डिक्लेयर करता है। हर एक बोर्ड का पेपर पैटर्न अलग होता है, हर एक बोर्ड के टीचर्स अलग होते हैं। तो ये क्राइटेरिया तो हमारी शिक्षा एजुकेशन में, हमारी एजुकेशन में हर साल चलता आ रहा है। इसी के लिए हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप नेशनल लेवल को नेशनल लेवल पर सारे स्टेट के बच्चे को एक जैसा करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको ये डिफरेंट बोर्ड खत्म करके एक सिंगल बोर्ड कर देना चाहिए। तभी तो एक जैसा पेपर होगा, एक जैसी पढ़ाई होगी, एक जैसे टीचर होंगे, एक जैसे पेपर होंगे, एक जैसी मार्किंग होगी और एक जैसा रिजल्ट आएगा। तो ये चीज को इस बार नहीं आई है, ये हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग है कि यूपी बोर्ड का सिलेबस चेंज है CBSE बोर्ड के सिलेबस से। सीमा जी, ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, लेकिन आज की सिचुएशन में जब इस तरह का रिजल्ट आएगा तो यकीनन बच्चों को ऐसा लग सकता है कि यदि उन्हें एग्जाम देने का मौका मिलता तो वो बेहतर न्याय कर सकते थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और जिन बच्चों को ऐसा लगेगा उनके लिए सरकार ने और सब बोर्ड्स ने ऑप्शन खोल के रखा है कि जिस बच्चे को ये लगता है, ये तो हर बार भी होता है कि जब बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद भी आपके पास रीचेकिंग का, रीवैल्यूएशन का, री एग्जाम का आपको हर वक्त ऑप्शन मिलता है। तो अभी भी उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा एग्जाम ला सकता था, ज्यादा मार्क्स ला सकता था, उनके लिए ऑप्शन खुला है। दूसरी बात, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही थी नेशनल लेवल पर, तो जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे एंट्रेंस बेस्ड होते हैं। आप नीट का एग्जाम लेंगे वो एंट्रेंस है, आप IIT का एग्जाम लेंगे वो एंट्रेंस है, आप किसी और यूनिवर्सिटी का एग्जाम लेते हैं वो एंट्रेंस है। जी आलोक जी, मैं आऊंगी आपके पास। हेल्थ के बोर्ड के एग्जाम के बेस पे एडमिशन नहीं मिलता है। और पिछले साल भी DU में जो एडमिशन हुए थे, क्योंकि पिछले साल भी बोर्ड के कुछ एग्जाम रह गए थे जिनको कैंसिल कर दिया गया था, तो DU में एडमिशन तब भी हुए और घर बैठे ऑनलाइन ही सारी चीजों से DU में एडमिशन हुए, इस बार भी होंगे।
तो ये बिल्कुल। ऑप्शन तो हर साल सीमा खुला जी, होता है कि सीमा जी आपके पास आऊंगी। आलोक जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आलोक जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे बच्चों को थोड़ा संदेह है कि किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। अगर हम 10th का पैटर्न देखें, जैसे 10th में मार्क्स दिए गए हैं और जितना मैंने समझा है, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भी मार्क्स दिए जा रहे हैं तो वो उन टीचर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं जो टीचर्स उनको, उन बच्चों को पूरे साल भर देखते चले आ रहे हैं जी। वो मेरा ये आप देखते हैं बहुत से बच्चे अनसेटिस्फाइड होते हैं जब बोर्ड के कॉपियां चेक होती हैं, वैल्यूएशन होता है, जाकर कॉपियां वहां पर बोर्ड में जच रही होती है तो कुछ बच्चे असंतुष्ट होते हैं कि मुझे कम मार्क्स मिले, या जिसमें मैंने कम अच्छा किया था उसमें ज्यादा मार्क्स मिले। ये सब चीजें क्लास 10th के रिजल्ट में हट जाएंगी। कारण ये है क्योंकि अब स्कूल में, अब ये जरूर इसका एक इफेक्ट हो सकता है कि कुछ स्कूल अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बताएं, तो हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, मेरा ये मानना है वो कोई भी अच्छा बच्चा क्लास 10th में इसलिए नहीं सफर करेगा कि क्योंकि वो टीचर्स या वो स्कूल या वो प्रिंसिपल जो बच्चे को देखते चले आ रहे हैं पूरे साल भर से कि कितना मेधावी है बच्चा, उसको इस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो थोड़ा सा बच्चों को ये डर है कि उनके साथ जस्टिस होगी कि नहीं होगी, मुझे लगता है कि इस बार प्रोबेबिलिटी जस्टिस की और ज्यादा है बच्चों के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार छात्राएं भी बनी हुई हैं। मुस्कान आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से यहाँ पर आलोक सर का कहना है, साथ ही साथ सीमा जी का भी कहना है कि पूरी कोशिश करी जाएगी कि बच्चों के साथ न्याय किया जाए। आपको क्या लगता है कि अब जो रिजल्ट आपका तैयार होके आएगा, आप उससे सेटिस्फाई होंगे? आपको इस पैटर्न पर पूरा भरोसा है? टेंटेटिव यही था कि प्री बोर्ड्स या फिर 9, 10th, 11th उनके बेसिस पे मार्किंग होएगी। तो जो बच्चा अगर अच्छा होगा और उसने सिंसियरली सारे पेपर्स दिए हैं पूरे साल, तो उसको तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डर भी नहीं होगा। और अगर कुछ गलत भी होता है तो उसके पास एक प्रूफ है कि मैंने पूरे साल सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो आप मेरे को कोई गलत मार्क्स नहीं दे सकते हैं। और ये भी बात जैसे मिस्टर आलोक मिश्रा ने कही कि जो बच्चा अच्छा होता है और तो वो टीचर्स उनको जानते हैं, तो टीचर्स उनके साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। सो ये एक बात तो रहेगी ही, और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं लेकिन कम तो नहीं मिलने चाहिए अगर कोई अच्छा बच्चा है तो। जी बिल्कुल। जया, आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स बच्चे को पूरा साल पढ़ाते हैं, वो उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप इस बात का तो यकीन कर सकते हैं कि इनजस्टिस आपके साथ नहीं होगा। लेकिन क्या मन में कहीं ना कहीं मलाल रह जाएगा कि एग्जामिनेशन होते तो परसेंटेज और अच्छा हो सकता था या मार्क्स और अच्छे मिल सकते थे? ये बात तो है क्योंकि पूरे साल सबने मेहनत करी है। 12th है, कोई और क्लास होती तो फिर भी कोई इतना मेहनत नहीं होता, लेकिन सबने बहुत मेहनत करी थी। और जैसे ही एक मोमेंटम आ गया था पढ़ने का अप्रैल में, तब 10th के कैंसिल हो गए थे और हम लोग के पोस्टपोन हो गए थे, तो फिर एक लेड बैक सा एटीट्यूड हो गया था और फिर कोविड बहुत बढ़ गया था। लेकिन एक जी बिल्कुल, मैं आपके पास अभी वापस आऊंगी। जी आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करें। पर्सनली मेरे को खुद से मुस्कान आपके पास वापस आऊंगी मैं। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे से ये कहना चाहता हूँ, बेटा पहले अगर एग्जाम जैसे बाहर वैल्यूएशन हो रहा था तो उसमें तो फिर भी गैम्बल था, इसमें गैम्बल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई। उसमें तो बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं, मैं कई सालों से स्कूल में देख रहा हूँ कि जब रिजल्ट आता है तो बहुत से बच्चे अनसेटिस्फाइड होते हैं कि मुझे इसमें मैंने इतने अच्छे नंबर मुझे मिलने चाहिए था, मुझे इसमें कम नंबर मिले। और वहीं पर दूसरे बच्चे ऐसे कहते हैं, यहाँ तक कहते हुए मिले कि मैंने 90 मार्क्स था तो पेपर ही किया था, मुझे 96 कैसे मिल गए। तो मेरा ये कहना है कि प्रोबेबिलिटी इस समय गलत होने की मिनिमाइज्ड है, क्योंकि आपको साल भर जो खुद वैल्यूएट कर रहे हैं उन्हीं को फाइनल वैल्यूएशन करना है। हाँ, ये जरूर है जो कट-छोट कंपटीशन होता है, जो 12th के मार्क्स का फिर और 12th के एग्जाम्स के बाद जो वो रिजल्ट आने का जो एक मजा होता है, वो शायद उस मजे को आप नहीं उठा पाएंगे। लेकिन कितनी बड़ी रिस्क थी, बहुत बड़ा रिस्क था, और बार बार यही आक्षेप लग रहा था कि अगर चुनाव न होते तो शायद कोविड नहीं होता, या कुंभ नहीं होता तो शायद कोविड नहीं बढ़ता। तो
अब और जब थर्ड वेव में प्रोबेबिलिटी बच्चों पर ही ज्यादा होने की ज्यादा जताई जा रही है आशंका, उस सूरत में तो अगर करा देते और कहीं दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हो जाता तो कोई भी इस या जो भी लोग बैठे हुए हैं चाहे सरकार में चाहे सरकार के बाहर, उनको किसी तरीके से माफ नहीं करते कि एक गलती हो गई थी, चलिए ठीक है आपने नादानी में गलती कर दी, लेकिन ये जानबूझकर गलती, और वो भी देखिए बच्चा हर पेरेंट की सबसे कीमती चीज है जी। उस सबसे कीमती धरोहर है, उससे ज्यादा प्रिय, उससे ज्यादा प्यारा, उससे ज्यादा कीमती माँ बाप के लिए कोई नहीं होता। और उस बच्चे के साथ ना तो कोई पेरेंट रिस्क लेना चाहता है और ना ही सरकारें रिस्क लेना चाहती हैं। तो ये मजबूरी का निर्णय है, किसी ने खुशी खुशी ये निर्णय नहीं लिया है, चाहे वो सरकार हो या बोर्ड हो, इन्होंने मजबूरी में ये निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं इस मजबूरी से हमें कोई खेद नहीं होना चाहिए, हमें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी बच्चा, आप छोड़िए, मैं कहता हूं जितने भी बच्चे, मान लीजिए एक बच्चा भी कोविड की वजह से न रहता तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती जिस जो बच्चा एग्जाम देने गया होता। चाहे जितने हम कहते हैं 99% बच्चे को नहीं होता, 1% को भी तो हो जाता और कोई दुर्घटना घट जाती तो माफी काबिल बात नहीं है। इसलिए ये निर्णय सही है। अब कोशिश ये करनी चाहिए बोर्ड को और सरकार को कि ये बच्चे जो मार्क्स इनको दिए जाएं वो इतने यथोचित हों, इतने न्यायोचित हों, इतने सही हों कि बच्चों का मलाल खत्म हो जाए और बच्चों को ये ना लगे कि उनके साथ किसी तरीके से किसी प्रकार की कोई जी बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी आपके पास आऊंगी, जिस तरह से ये सिचुएशन हुई है और इस सिचुएशन के आधार पर अब जो ये निर्णय लिया जा रहा है इसे सही माना जा रहा है, बच्चे भी काफ़ी हद तक अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि जान है तो जहान वाली बात सबके साथ सच होती है। और आलोक जी ने भी बिल्कुल सच कहा है कि हर पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा सबसे पहले है, बाकी हर बात, उसका फ्यूचर भी उसके बाद में ही आता है, सबसे पहले बच्चा और बच्चे की सुरक्षा आती है। लेकिन कोरोना काल ने कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ओर हम सबका ध्यान खींचा है। पहली तो भारतवर्ष की मेडिकल व्यवस्था और दूसरी भारत की एजुकेशन व्यवस्था। जिस तरह की ये एजुकेशन व्यवस्था है आज हमें तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज हमें बैठकर क्या मंथन करना चाहिए कि कल यदि भारतवर्ष में दोबारा इस तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा हो तो ऐसे में हम किस तरह से बेहतर फैसला अपने भारतवर्ष के लिए और अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं? क्या रणनीति आगे की होनी चाहिए? देखिए, इस कोविड ने बहुत गम दिया है तो बहुत कुछ सीख भी दी है जी। बहुत कुछ सिखाया है इस कोविड ने पिछले 1.5 साल से पूरे विश्व को, और खास तौर पे हम भारतवासियों को बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहली चीज तो हमने ये सीखी कि देश के लिए, आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं का होना बहुत जरूरी है। कोई सी भी सरकार चाहे हो, वो सरकार अगर मेरे बच्चों को पढ़ाई और बुजुर्गों को दवाई नहीं दे पाती है तो हमें उस सरकार की किसी और चीज की तरफ नहीं देखनी चाहिए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज्यादा अभाव है और ऐसे ही हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत जर्मर स्थिति में है, और उसी को सुधारने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सी चीजें हैं जिनकी तरफ हम जा सकते हैं। हम अभी जैसे बात कर रहे थे, एक चीज तो ये कि बच्चों से ये मैं कहना चाहूंगी, आलोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी तक आपका जजमेंट किसी दूसरे के हाथ में होता था, अब आपका जजमेंट आपके उन शिक्षकों के हाथ में है जिनके साथ आप पिछले 2 साल से, 4 साल से या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि शिक्षक बच्चे का माँ बाप से भी बड़ा भला चाहता है। कोई भी शिक्षक अपने किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होने दे, चाहे वो शिक्षक यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, कोई भी टीचर अपने किसी भी बच्चे का नुकसान किसी भी कंडीशन पर नहीं होने दे। ये सारे बच्चे निश्चिंत रहें इस चीज से। दूसरे बच्चों को एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि जो हमारा जो शिक्षा पद्धति डिपेंड कर रही थी रोट मेमोराइजेशन के ऊपर, कि हम पूरे साल पढ़ेंगे नहीं, प्री बोर्ड भी नहीं देंगे, क्यूटी भी नहीं देंगे, हाफ वेली भी नहीं देंगे, और बस 15 दिन रटकर बोर्ड के एग्जाम दे देंगे तो वहां रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो बच्चों को एक ये सीख लेनी चाहिए कि एजुकेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कोई 15 दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप 15 दिन बोर्ड की किताबें उठाएंगे और 15 दिन पढ़ के आप नंबर ले आएंगे या आप लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो।
ये आलोक जी भी जानते हैं और हम सब टीचर जानते हैं कि कंपटीशन वही बच्चा क्लियर कर पाता है जो कंटिन्यूअस पढ़ाई करता है, रेगुलर पढ़ाई के चक्कर में रहता है। अभी एक कोई सर कह रहे थे कि बच्चा जो है जेई की तैयारी करने लगता है, आईआईटी की तैयारी करने लगता है, वो 11th के पेपर नहीं देता, 12th के नहीं देता। तो उन बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि वो जेई तो क्लियर कर जाता है लेकिन 12th बोर्ड में फेल हो जाता है। तो बच्चा सक्सेसफुल वही होता है जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोसेस को रखता है, क्योंकि ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम बना है। माफ कीजिएगा सीमा जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, समय ब्रेक का हो चुका है। आलोक जी, आप अपनी बात जल्दी से कम शब्दों में खत्म करिए, उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी चीज आपने देखी होगी, धन्यवाद सबसे ज्यादा तो उन टीचर्स का है। कितने टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने का इसके पहले एक्सपीरियंस था? जी बिल्कुल। कितने टीचर्स ऑनलाइन के विषय में कुछ जानते भी थे, लेकिन इन बड़े विलक्षण जो हालात थे उनमें किस तरह से टीचर्स ने कोप अप करके, और ठीक है क्लासरूम पढ़ाई का ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं, लेकिन इससे बेहतर, और टीचर्स को तो डबल मेहनत पड़ रही है। टीचर्स पहले पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उसके बाद अपना प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। मतलब टीचर्स ने तो कमाल कर दिया। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र अगर इस पूरी प्रणाली में, इस कोविड के समय में, तो सबसे ज्यादा टीचर्स हैं, सबसे ज्यादा अध्यापक हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाने का ऑलमोस्ट उतना ही समय दिया, उतना ही मौका दिया जितना वो स्कूल में देते थे। लेकिन उनका काम जबरदस्त तरीके से बढ़ गया, यानी दुगना हो गया, क्योंकि पहले पढ़ाते हैं और फिर पहले ऑब्वियसली जब वहां पे भी पढ़ाते थे तो घर में जाके कुछ तो प्रिपरेशन करते थे, लेकिन वो प्रिपरेशन इस प्रिपरेशन के सामने नगण्य है। तो बगैर टीचर्स को धन्यवाद दिए हम इस बात को कभी खत्म नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इन टीचर्स को कोटि कोटि नमन, इनका कोटि कोटि। मैंने देखा है किस मेहनत से पढ़ा रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से। मैं लाइव इंटरैक्शन आलोक जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ छात्राएं जुड़ी, जया दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्कान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुशरित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीमा जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि आज हम परीक्षा पर, अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं। जिस तरह से ICSE बोर्ड, CBSE और UP बोर्ड की स्टेट परीक्षाओं को रद्द किया गया है, लेकिन उसके बाद तमाम तरह के सवाल जो भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली,